चलिए, तो एक सवाल अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, ध्यान से पढ़ना उसको। 1998 का सवाल है, सब्जेक्टिव सवाल है ना, तब सब्जेक्टिव सवाल आता था, 8 नंबर का सवाल है, ठीक। तो उस सवाल को स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। 10 मिनट का टाइम आपको मिलता है ना। उसके दोनों पार्ट को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, है ना। तो पहले सवाल देखो। चलो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बोलता है कि एक हैवी बॉक्स है जो कि एक स्मूथ इंक्लाइन पे स्लाइड कर रहा है ना। किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बॉक्स के अंदर 2 पॉइंट है, पी और क्यू। बॉक्स के अंदर ये पॉइंट है, ये ग्राउंड पे डिनोटेड पॉइंट नहीं है कि इंक्लाइन पे यहाँ पी है और यहाँ क्यू है। ये बॉक्स के अंदर का 2 पॉइंट है, पी और क्यू, ठीक है। बोला कि किसी टाइम टी पे, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया। बॉक्स के रिलेटिव एंगल अल्फा था और ये ऐसे मूव करके यहां किसी पॉइंट क्यू पे गिरा। बॉक्स के अंदर के किसी पॉइंट क्यू पे गिरा। तो आपको ये पी क्यू का सेपरेशन बताना है, पहला पार्ट। ध्यान से सुनो, ऑब्वियसली यहां बॉक्स के अंदर जाके काम करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बॉक्स खुद मूव कर रहा है ना। और ऐसे भी ये जो सेपरेशन पूछा है वो बॉक्स के रिलेटिव पूछा, तो क्यों ना बॉक्स के ही फ्रेम में चले जाए, है ना। तो पहला पार्ट हम लोग कहां से सॉल्व करेंगे? बॉक्स के फ्रेम से, ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी हम आपको बता देते हैं जिसका प्रूफ आप नेक्स्ट चैप्टर में सीख पाओगे अच्छे से, ठीक है। अगर किसी चीज को स्मूथ इंक्लाइन पे छोड़ रहे हो, अगर ये काफी हैवी है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत हरकत भी होता तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी साइन थीटा से स्लाइड करेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी साइन थीटा से स्लाइड करेगा। और मान लेते हैं जब फेंका जा रहा है उस समय बॉक्स की वेलोसिटी यू नॉट हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? यू नॉट। कब? जब इस पार्टिकल को फेंका जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बॉक्स को हैवी बोलने का एक और रीजन है कि बॉक्स अगर हैवी नहीं होता तो इस पार्टिकल को फेंकने से बॉक्स के रफ्तार में भी परिवर्तन आ जाता, ठीक है, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम चैप्टर में अच्छे से अप्रिशिएट कर पाए, ठीक है। हम बॉक्स के फ्रेम में चले जाते हैं। किसके फ्रेम में चले जाते हैं? बॉक्स के फ्रेम में। तो बॉक्स के फ्रेम में बॉक्स चलता नहीं दिखेगा, सिंपली आपको दिखेगा, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कि एक पार्टिकल है जिसको यू से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। चलो, अब तो इतने देर में आप तुक्का भी मारना सीख गए होंगे कि यहाँ पे एक्सिस कैसे लेना बेस्ट होगा। इसको हम एक्स ले लेते हैं और इसको वाई ले लेते हैं, है कि नहीं। तो आप लिख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। सब किसके फ्रेम में बात कर रहे हैं? इन बॉक्स फ्रेम, इन बॉक्स फ्रेम। तो जो भी लिख रहे हैं वो बॉक्स के रिलेटिव लिख रहे हैं, ग्राउंड के रिलेटिव नहीं लिख रहे। कोई दिक्कत? तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, इसको कंपोनेंट में करो तो आप लिख सकते हो u cos अल्फा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत? अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो जब ये पार्टिकल को फेंका गया तो इस पे एकमात्र फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जी डाउनवर्ड होगा। क्या होगा? जी डाउनवर्ड होगा। तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप चाहो तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में कर सकते हो ना। कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखना, ये x, ये y और ये g, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो g का 2 कंपोनेंट, एक इधर g cos थीटा और एक इधर g साइन थीटा। बिल्कुल ध्यान से सुनो, g cos थीटा और g साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैन बी रिटन एज माइनस जी कॉस थीटा जे कैप माइनस जी साइन थीटा आई कैप, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स तो माइनस जी साइन थीटा आई कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स,
दिस विल कम आउट टू बी माइनस जी कॉस थीटा जे कैप। ध्यान से सोचो तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है कि पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, ठीक है। अगर इस एक्सिस में बात कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट है इस फ्रेम में, कितना, नीचे की तरफ जी कॉस थीटा। कुछ कुछ याद आ रहा है? ये तो वैसा ही सिचुएशन है जब पार्टिकल को यू से फेंकते हैं थीटा पे और एक्सेलरेशन जी हो तो रेंज कितना होता है, रेंज कितना होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। रेंज होता है, एकमात्र सवाल शायद जेई का जिसमें रेंज का सीधा फॉर्मूला यूज हो रहा है ना। ये हो जाता है आपका यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अरे होता है, यहां भी देखो सिचुएशन बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पे भी देखो, ये एक्स एक्सिस इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, वाई एक्सिस वर्टिकल, एक्सेलरेशन सिर्फ वाई में है, सिर्फ वाई में है, एक्स में एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है। हाँ, सिर्फ अंतर इतना है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू अब की बार क्या है, जी नहीं है, जी कॉस थीटा है। तो सिंपली यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा, जो रेंज होगा इस केस में पी क्यू, वो आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। खत्म। अरे बात समझ में आई, बात समझ में आई पक्का? तो जल्दी से नोट डाउन करो, इसको जल्दी से नोट डाउन करो ताकि हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलें। चल, इसका सेकंड पार्ट देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि हमेशा वैसे ही एक्सिस चूज करें ऐसा जरूरी नहीं। अगेन अ गुड चॉइस ऑफ एक्सिस विल मेक एवरीथिंग क्वाइट इजी। कैसे? बोल रहा है कि इसी चीज को जब एक ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देख रहा है तो वो पा रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये कौन पा रहा है? ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर। इस वाले को तो बिल्कुल दिख रहा है, ऐसे अगर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तो उसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। बॉक्स वाले को जो दिख रहा है ना, बोल रहा है नहीं, बॉक्स वाले के लिए बात नहीं कर रहा। एक दूसरा ऑब्जर्वर भी खड़ा है जो ग्राउंड पे खड़ा है, उस बंदे को दिखा कि ये पार्टिकल ऊपर गया और वापस आ गया, उस बंदे को दिखा ये पार्टिकल ऊपर गया और वापस आ गया, ठीक है। तो उस समय जब इस पार्टिकल को फेंका जा रहा था तो उस समय बॉक्स की वेलोसिटी यू नॉट जो थी वो कितनी थी? यू नॉट कितनी थी? यू नॉट दिया हुआ नहीं था सवाल में, यू नॉट हम माने थे। अब ये काम में आएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? कभी आप बोलते हो पी से चला क्यू पे गिरा, बिल्कुल गिरा। जो बॉक्स के अंदर था उसको दिखा पी से चला क्यू पे गिरा, लेकिन ग्राउंड वाले को दिखा कि ये बिल्कुल सीधा चला। अब बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। असल में हुआ क्या होगा, ये पार्टिकल ग्राउंड से बता रहा है, ये ऐसे ऊपर जाके नीचे आया होगा, उतने देर में ये पॉइंट, ये बॉक्स पूरा का पूरा खिसक गया होगा, सच दैट क्यू यहां पे पहुंच गया होगा, क्यू पॉइंट पी पे पहुंच गया होगा, है ना। मतलब अभी पॉइंट पी जहां पे भी है उसके रिलेटिव ग्राउंड पे मान लो, उसके रिलेटिव इस इंक्लाइन पे पॉइंट है 1, और क्यू जहां पे है उसके नीचे, जस्ट नीचे जो पॉइंट है इंक्लाइन पे, उसको मान लो 2। तो इसी चीज को ग्राउंड वाला कैसे एक्सप्लेन करेगा वो सुनो। उसको भी दिखेगा कि पार्टिकल, ग्राउंड वाले को बिल्कुल दिखेगा पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आया, लेकिन उसको दिखेगा कि फेंका पी से गया और क्यू पे गिरा। पता है क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाले को दिखेगा कि ये क्यू स्लाइड करके यहां पहुंच चुका। कहां पे? 1 पे। कहां पहुंच चुका है? 1 पे। दिस विल बी द एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब, ध्यान से सुनो, इसका मतलब जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मस्ट बी वर्टिकल होना चाहिए। मतलब उसका हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे समझो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स। ध्यान से सुनो, मतलब इन दोनों वेक्टर का सम ये है, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल,
इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स, जिसको हम u नॉट से दिखा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मतलब ग्राउंड के रिलेटिव जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है, असल में वो इस वेक्टर और ये जो u नॉट वेक्टर है, ध्यान से सुनो, ये इस वेक्टर का सम है। यह है पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स और यह है बॉक्स की वेलोसिटी, और इन दोनों का सम, ध्यान से सुनना, इन दोनों का सम इस डायरेक्शन में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तभी तो ग्राउंड वाले को दिखेगा। ये जो पार्टिकल है, ग्राउंड वाले को कैसे दिखना चाहिए कि ये बिल्कुल वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया। इस डायग्राम को हम अलग बनाते हैं। ये इंक्लाइन कितना एंगल बना रहा, थीटा, यहां से अल्फा एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, और बॉक्स की वेलोसिटी ऐसे दिखाओगे u नॉट, और इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो किधर आना चाहिए, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब इन दोनों का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अरे तभी तो पार्टिकल के वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 होगा। कब? जब इन दोनों को जोड़ने से जो वेलोसिटी मिल रही है उसका x कंपोनेंट 0 कब होगा? जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो क्यों ना हम इस एक्सिस को ही एक एक्सिस मान ले, हॉरिजॉन्टल को यहां पे x मान लेते हैं और वर्टिकल को y मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि इन दोनों वेलोसिटी का सम y में आना चाहिए, मतलब इस वेक्टर का x कंपोनेंट और इस वेक्टर का x कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो इसका कंपोनेंट x में कितना आ जाएगा? u cos थीटा प्लस अल्फा, और इसका कंपोनेंट x में कितना आ जाएगा? u नॉट cos थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा, और ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। तो u नॉट cos थीटा मस्ट बी u cos थीटा प्लस अल्फा। तो u नॉट बराबर u cos थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय cos थीटा। दिस इज योर आंसर। अगर आप यहाँ पे एक्सिस गलत तरीके से चूज करते हो, बिल्कुल कंपोनेंट वंपोनेंट लेके टाइम पास करते हुए, है ना, खूब सॉल्यूशन आएगा। और अगर यहाँ पे आप सही से एक्सिस चूज करते हो सेकंड पार्ट में, 2 लाइन का सॉल्यूशन, सही से फ्रेम चूज करते हो पहले पार्ट में, 2 लाइन का सॉल्यूशन, है ना। तो आई होप अब आपका रिलेटिव का फंडा काफी क्लियर हुआ होगा, आपके नेट मोशन का फंडा काफी क्लियर हुआ होगा, और आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली जो हम सीख रहे हैं दैट इज द चॉइस ऑफ एक्सिस, है ना, दैट इज द चॉइस ऑफ एक्सिस। और ये कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। पक्का? तो आई होप आपको काइनेमेटिक्स में खूब मजा आया हो, और जेई का ये सवाल करके भी आपको खूब अच्छा लगा हो कि जेई टफ सवाल नहीं पूछता है, जेई टफ कॉन्सेप्ट पूछता है। और टफ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपका बेसिक्स का क्लियर होना। टफ कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि 11-12 की जगह बीएससी और एमएससी का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। टफ कॉन्सेप्ट का मतलब वो आपके हर एक छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट पे चोट करता है। पक्का? तो आई होप अब आपको फिजिक्स पढ़ने का मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग का काइनेमेटिक्स भी न्यूटन्स लॉ भी स्टार्ट हो गया, तो जरूर आप उसको भी कंटिन्यू करें। थैंक यू।